बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 30 जून और पाकिस्तान में पीर की शाम। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहली खबर आपके सामने इस्लामाबाद से रखते हैं, जहां पर ऑपरेशन हेड ऑफ स्टेट, जी हां, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को हेड ऑफ स्टेट बनाने का जो ऑपरेशन है वो पहले से भी ज़्यादा तेज़ी से अब शुरू हो गया है। उस पर काम जारी कर दिया गया है। दो आज की डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखेंगे और जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि जो पिछले 4-5 दिन से मैं आपको मुख्तलिफ खबरें दे रहा हूं, उनकी अब तस्वीर बनती हुई, वो मंजर बनता हुआ आपको सामने नजर आएगा। पहली खबर यह है कि साहिवाल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर जीते हुए उम्मीदवार रुकन कौमी असम्बली चौधरी उस्मान अली ने बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है। जी हाँ, ये चौधरी उस्मान अली जो हैं, इन्होंने जब इलेक्शन के वक्त इन्हें टिकट मिला था तो कुरान करीम के ऊपर हाथ रखकर हल्फ दिया था कि मैं इमरान खान के साथ वफादार रहूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वफादार रहूंगा और कोई बेवफाई नहीं करूंगा। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा कि कोई कुरान करीम पर हल्फ देकर भी मुकर सकता है। ये वीडियो इनकी आपके सामने रखते हैं, खुद सुनिए इन्होंने उस वक्त क्या कहा था और फिर मैं अब बताता हूं कि अब इनके नून लीग में जाने के, एक एमएनए के जाने की वैसे तो मेन स्टोरी नहीं बनती, लेकिन क्योंकि इससे हाफिज साहब ने हेड ऑफ स्टेट बनना है, ये मामला चल क्या रहा है ये आपको बाद में बताते हैं। एक और भी ऐसी ही डेवलपमेंट है, वो भी सामने रखते हैं। ये जरा सुनिए ये क्या कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला को गवाह बनाकर हल्फिया इकरार करता हूँ 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में एमएनए मुंतखब होकर अपने कायद इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वफादार रहूंगा। अपने हल्के के वोटर्स अवाम के जज्बात और एहसासात को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मैं हल्फिया अहद करता हूँ कि मैं किसी भी किस्म के लालच दबाव में नहीं आऊंगा। वक्ती मिसालियात से बाला कर होकर इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत के तमाम अहकामात फैसला हर आखिर समझ के कबूल करूंगा। अल्लाह ताला मेरी जमात इमरान खान और पाकिस्तान का हामी नासिर आमीन। सुन लिया आपने, कुरान करीम पर हल्फ दे रहे हैं। इसको ये वैसे पहले ही तोड़ चुके हैं इस हल्फ को और इससे रूगर्दानी कर चुके हैं। जब 26वीं तरमीम और उससे पहले भी कई बार ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बेवफाई, लातल्लकी, जो भी कहना वो कर चुके हैं और ये अपने आकाओं के कहने पर अपने हल्फ की रूगर्दानी करते हुए जहां पर उन्होंने कहा ये वोट कास्ट कर चुके हैं। अब चलते हैं जरा आगे। अब आज इन्होंने नून लीग के अंदर शमूलियत भी कर ली। जाहिर है, हमने आपको बताया था कि पीटीआई के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अब नून लीग में लाया जाएगा, नून लीग का नंबर बम्प अप किया जाएगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि दो ऑप्शन होंगे फिर, या तो जरदारी साहब जो हैं वो अपोजिशन चूज कर लें और बिलावल को अपोजिशन लीडर बना लें और सदारत की कुर्सी छोड़ दें, या फिर वो अपने काफ़ी सारे मिनिस्टर्स बनवा लें हुकूमत के अंदर और फिर भी वो सदारत की कुर्सी छोड़ दें। अब देखते हैं वो क्या ऑप्ट करते हैं। लेकिन फिलहाल जो सूरत हाल है वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि तहरीक इंसाफ के नंबर कम किए जाएंगे और नून लीग के नंबर ज़्यादा किए जाएंगे, तो उसकी पहली डिपिक्शन आपको नजर आ गई। एक और ऐसी ही खबर है आज मुल्तान से, राणा कासिम नून। जी हाँ, ये जो राणा कासिम नून है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, फिर ये लौटे हुए जनरल बाजवा के साथ मिलके और इन्होंने उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ वोट दिया। ये उन चंद लोगों में से थे जो लौटे हो गए थे। अभी इन्होंने भी आज थे तो इस वक्त ये नून लीग की टिकट पर ही गालिबन इन्होंने इलेक्शन लड़ा, लेकिन अभी ये इलेक्शन के बाद इनको आज वजारत का दर्जा दिया गया है। जी हाँ, इनको वजीर के बराबर, वजीर नहीं बनाया गया, बस वजारत का दर्जा दिया गया है। ये मेरा ख्याल तब किया जाता है जब किसी बंदे को बस राज़ी करना हो, मतलब उसको कुछ देना भी ना हो और उसको राज़ी भी करना हो, उससे कोई काम लेना हो। अब आप सोचते होंगे इनसे क्या काम लेना है, ये और एमएनएस को तोड़कर लाएंगे। ये ज़रा व्हीलिंग डीलिंग में थोड़े से माहिर हैं राणा कासिम नून साहब, तो ये व्हीलिंग डीलिंग करेंगे और ये और लोगों को तोड़ के लाएंगे ताकि वो जो प्रोजेक्ट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर टुवर्ड्स हेड ऑफ स्टेट है वो पाया तकमील तक पहुंचाया जा सके। तो ये दो डेवलपमेंट्स हैं आज की जो आपके सामने रखी। अब ज़रा आगे चलते हैं, पंजाब असम्बली चलते हैं। वहाँ से भी आज एक मेजर डेवलपमेंट जो है वो सामने आई। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पंजाब असम्बली ने तहरीक इंसाफ को 13 कायमा कमेटियों से हटाने का फैसला किया है। ये वो कायमा कमेटियां हैं जो मैंने आपको बताया था कि बंदे को गाड़ी शाड़ी मिल जाती है, दफ्तर शफ्तर मिल जाता है तो थोड़ी बहुत टौर शौर बन जाती है। और ज़रा यहाँ पर आपने गौर करना है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था 2024 को और आज है जून, मतलब कि 15 महीने, कम से कम 16 महीने इस हुकूमत को बने हो गए। इस हुकूमत के जो 55-60 महीने टोटल टेन्योर होता है किसी भी हुकूमत का, उसमें से तकरीबन आप अगर गौर कीजिए तो 20 से 25% टाइम जो है, 25% टाइम उसका तकरीबन गुजर गया है और 25% टाइम में इन लोगों को कायमा कमेटियों से नहीं हटाया गया पहले। तो फिर आप सोच रहे होंगे अब क्या हुआ या पहले क्या हुआ। अब यह हुआ है कि पहली बार जो हमारे मेंबर्स हैं, और वो उसकी वजह आप हैं, इन मेंबर्स को हटाने की वजह आप हैं और कहीं ना कहीं ये जो नाचीज़ आपके सामने बैठे हैं ये भी है और ज़्यादा उसकी वजह आप लोग हैं, क्योंकि पहली दफ़ा इतनी तनकीद की गई कि एक अच्छा प्रोटेस्ट जो है वो पहली दफ़ा मरीम नवाज़ के सामने किया गया। जब वो बजट की तकरीर के लिए आई तो मैडम बड़े वाइट पर्ल्स वगैरह पहन के आई थी, पूरी तैयारी करके। वो बनने की कोशिश तो करती हैं मेच्योर, लेकिन हैं तो वो मेरी बाजी हैं, लेकिन हैं तो वो 16-18 साल की बच्ची, तो वो वैसी ही अटकेलियाँ करती हैं। स्पीकर साहब को कह रही थी कि आप उधर ना देखें, मेरी तरफ देखें, बहुत सारी चीज़ें कह रही थी। ये ज़रा एक आध देखिएगा उनकी वीडियो के वो क्या कह रही हैं। आप जरा मेरी तरफ देखें ना, उधर ना देखें प्लीज, मैं आपसे बात कर रही हूँ। उनकी तरफ तो आप देखते रहते हैं, इधर देखें प्लीज।
आप जरा मेरी तरफ देखें ना, उधर ना देखें प्लीज, मैं आपसे बात कर रही हूँ। उनकी तरफ तो आप देखते रहते हैं, इधर देखें प्लीज। तो ये उनका कॉन्फिडेंस था, कंपोजर था, जिनको पेश किया जाता है कि बहुत ही कंपोज्ड हैं, अगली प्राइम मिनिस्टर बनने जा रही हैं। तो आप ज़रा इनका जो बॉडी लैंग्वेज है, कितनी वो इस वक्त हिजान की कैफियत में थी। और अभी मैं ये कह रहा हूँ बार बार कि हमारे मेंबर्स जो हैं उन्होंने उतना भरपूर जो उनकी मैक्सिमम आउटपुट हो सकती थी वो अभी परफॉर्म नहीं किया। अगर वो करते तो ये बीबी कभी भी तकरीर ना कर सकती। लेकिन बहरहाल चलें, जितना भी उन्होंने किया, ये पहली दफ़ा था कि हुकूमत का जो इंतज़ाम होता है अपोजिशन के साथ और अक्सर जगहों पर होता है, उससे बाहर निकलकर इन्होंने ये पहली दफ़ा एहतजाज किया। तो आपको उसका नतीजा भी मिल गया। जो चीज़ 15-16 महीने से नहीं हुई थी वो पहली दफ़ा हो गई। कायमा कमेटियों से पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को हटाया गया। 13 स्टैंडिंग कमेटियां हैं, कायमा कमेटियां, जो भी आपने इन्हें पार्लियामेंटेरियन कमेटियां कहना है। लेकिन अभी इस वक्त ज़रा जो हमारे कलगी वाले लोग हैं उनको नहीं हटाया गया। ये भी नून लीग ने एक पैगाम भेजा है। तो पहले बेचारे जो वो रिमोट टेरिटरी पे बैठे हुए लोग होते हैं ना, उनकी बलि चढ़ाई गई है। मतलब सबसे पहले जो स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैन हैं, अंसर इकबाल लिटरेसी के, साइमा कंवल स्पेशल एजुकेशन की, एहसन अली कॉलोनीज के और राय मुर्तज़ा मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट के, इनको हटाया गया है और इनके खिलाफ अदम एतमाद जो है वो कामयाब कर दी गई है। बाकी पाइपलाइन में रखे हैं। ये एक दिन भी हो सकता था सब कुछ, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो हमारे कलगी वाले लोग हैं ना पार्लियामेंट के अंदर, उनको पैगाम दिया गया है कि ये जो ज़रा आपका जूनियर ग्रुप है, इनका अगर हम किस्सा तमाम कर सकते हैं तो आपका किस्सा भी तमाम कर सकते हैं। आप आइंदा जो है वो बंदे बन जाए। तो इसमें से दो चीज़ें लर्न हुई। एक चीज़ तो जाहिर है, हमें पता ही है कि नून लीग एक जमहूरी पार्टी नहीं है और जब भी आप उनके खिलाफ एहतजाज करेंगे वो हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एज अ पीटीआई वर्कर जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो काम 15-16 महीने में नहीं हुआ वो आखिरकार हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि इनका स्टैंडिंग कमेटियों से हटाए जाना को बहुत खुश आइंद है। ये गैर कानूनी काम कर रही है नून लीग, नहीं करना चाहिए। लेकिन जो हमारे लिए इसमें से लर्निंग आउटपुट है वो ये है कि अगर हम पहले तगड़ा एहतजाज करते तो ये काम पहले ही हो जाता। ये एक बैरोमीटर है जिससे पता चल रहा है कि वाकई पहली दफ़ा पंजाब असम्बली के अंदर ऐसा एहतजाज हुआ है जिसकी तकलीफ नून लीग को हुई है। इससे पहले तो सब अच्छा था। इससे पहले तो किसी ने कायमा कमेटियों से लोगों को नहीं हटाया। तो ये एक इस चीज़ की खुद दलील है कि पहली दफ़ा आपकी तनकीद पर तो मैं इसलिए आपको कहता रहता हूं कि तनकीद किया कीजिए, मुझ पर भी किया कीजिए। और हमारे तमाम लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं इमरान खान पर आवाज़ उठाने के लिए, इमरान खान पर काम करने के लिए, उन पर ज़रूर, लेकिन जमहूरी तनकीद, गाली गलोच नहीं, जमहूरी तनकीद जो आपका हक बनता है वो किया कीजिए। अकाउंटेबिलिटी किया कीजिए, मुझ समेत सबकी किया कीजिए। ये पहली दफ़ा आपने की है तो आपको रिजल्ट नज़र आ रहे हैं कि आपने एक जलथल देखी है अब पंजाब असम्बली के अंदर। और अगर ये आप तनकीद बरकरार रखेंगे तो जो सियासी लोग होते हैं कोई भी, वो अगर आप उन पर तनकीद करें तो ज़्यादा बेहतर काम करते हैं। ये ज़हन में रखिएगा। अगर आप तनकीद ना करें तो वो रिलैक्स हो जाते हैं। उनका कंपटीशन हो तो तब वो बेहतर काम करते हैं, उन पर तनकीद हो तो तब वो बेहतर काम करते हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, तामीरी तनकीद, आपने मनफी तनकीद नहीं करनी, मुस्बत तनकीद करनी, मतलब जिसका मकसद हो, कोई चीज़ें बेहतर करना आपका मकसद हो। तो मेरे लिए ये एक अच्छी खबर है कि हमारे लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ है, अदराक हुआ है कि अगर वो एहतजाज करेंगे तो कोई शक नहीं, कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन कम अज़ कम नून लीग को फिर हीट फील होगी। तो अभी कोशिश आप भी जारी रखिए, मैं भी जारी रखूंगा कि ये एहतजाज जो है ये जारी रहे पंजाब असम्बली के अंदर, इससे नीचे काम ना जाए। और भले ये सारी स्टैंडिंग कमेटियों में, मुझे बताएं ना कि ये हमारे 2 स्टैंडिंग कमेटियों पर हों या ना हों, इससे इमरान खान साहब की सेहत पर क्या असर पड़ना है, उनकी ज़िंदगी में क्या बेहतरी आ रही है हमारे स्टैंडिंग कमेटियों के ऊपर होने या ना होने से। कौन से ऐसे अभी तक हमने मार्का, इस पर हम मार सकते हैं या मारा है, या आने वाले दिनों में हमने मारना है। लेकिन जो आप एहतजाज करेंगे उससे फ़ायदा हो सकता है तहरीक को, इमरान खान को। तो इसलिए आप छोड़ दें ये स्टैंडिंग कमेटीज़ जो इसके बाद की हैं, उनकी भी कोई परेशानी नहीं है, जाती हैं तो जाएं। जाहिर है जिनके पास है उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। मैंने जैसे आपको कहा कि उसमें ऑफिस होता है, गाड़ी होती है, एक इज्जत एहतराम होता है। मैं सिर्फ इसमें गाड़ी, पेट्रोल, ऑफिस की बात नहीं कर रहा। आई अंडरस्टैंड कि इसके अंदर हमारा हाई पावर डिस्टेंस कल्चर है। हाई पावर डिस्टेंस, एक दिन मैंने पहले भी ये टर्म कही थी, ग्रीट हॉफस्टेड एक स्कॉलर है जर्मन, जिन्होंने ये कल्चर की डिफरेंट डायमेंशंस एक्सप्लेन की हुई हैं। बस जो लोग जिनका ये एरिया नहीं, उनके लिए क्विकली बता दूं कि ऐसे कल्चर जिसमें जिसके पास पावर होती है उसका और जिसके पास पावर नहीं होती उसका फ़र्क बहुत ज़्यादा नज़र आता है। जैसे पाकिस्तान में या बहुत सारे और जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, या जो हमारे फार ईस्ट के भी हैं, या हमारे बड़े सगीर के हैं, वहाँ पर अमीर और गरीब में फ़र्क आपको बहुत वाज़े नज़र आता है। उनकी जगह ही फ़र्क हैं, उनके मामले ही फ़र्क हैं, और वो बेचारे उनके सामने आके बात भी उस तरीके से नहीं कर पाते, बहुत सारी और चीज़ें। लेकिन अगर आप अमेरिका में, बरतानिया में देखें तो फ़र्क कम है। आप किसी बैंक में जाते हैं, किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो आपको वो प्रोटोकॉल का फ़र्क नज़र नहीं आता। ये जो हटो बचो, पीछे हो जाओ, ये जो एक वाज़े फ़र्क है
अमीर और गरीब का या ताकतवर और कमज़ोर का, इसे कहते हैं हाई पावर डिस्टेंस कल्चर के, जिसमें जो पावर है उसका डिस्टेंस है और वो नज़र आता है, डिस्टेंस जो है वो डिपिक्ट करता है। ये मैंने लेमैन लैंग्वेज में बताया है, ये ज़रूरी नहीं कि जब हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो इसको इसी तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि ये हम हाई पावर डिस्टेंस कल्चर में, हम लो पावर डिस्टेंस कल्चर में नहीं है। तो इसमें ये ओहदे बहुत मैटर करते हैं, लेकिन हमारे लिए इस वक्त इमरान खान की रिहाई जो है वो ज़्यादा मैटर करती है। इसलिए मैं बड़ा दिली तौर पर खुश हूँ कि एहतजाज हुआ है, भले उसकी कीमत जो है वो ये पार्लिमानी कमेटियों की सूरत में अदा करनी पड़ रही है, और मजीद भी अदा करनी पड़े तो कोई ऐसी हर्ज नहीं है, एज लॉन्ग एज कि हम एक मौसर एहतजाज करें। अगली खबर जी, आपको पता है कि चंद महीने पहले, आपको खबर, महीने तो नहीं, चंद हफ्ते पहले आपको खबर मिली थी कि पाकिस्तान चीन से J-35 जो प्लेन है वो खरीद रहा है, फाइटर प्लेन, फाइटर एयरक्राफ्ट। पाकिस्तान के पास J-10C हैं, पाकिस्तान के पास JF-17 भी है, तो जो 35 है वो उनसे भी एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट है। तो ये आपको याद होगा कि इंडिया ने भी खबर दी थी, पाकिस्तान ने भी दी थी, और ये पता चला था कि इसकी डिलीवरी बहुत जल्द पाकिस्तान को मिल जाएगी। अब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक ऐसा बयान दिया है कि उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि फील्ड मार्शल साहब के हेड ऑफ स्टेट बनने की तरफ का सफ़र रवां दवा है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो J-35 खरीदने की बात है ये दुरुस्त नहीं है, ये सिर्फ मीडिया की हद तक खबर है। अब आपने इस खबर को मिला के पढ़ना है फील्ड मार्शल साहब का जो लंच है अमेरिका के साथ, उसके साथ। तो वो जो लंच हुआ और लंच के बाद फ़ौरन से, उससे पहले यही वज़ीर दिफा यहाँ थे, यही खबर पूरे मीडिया के अंदर लगी थी कि पाकिस्तान को J-35 प्लेन जो है वो मिल रहे हैं, और आपके सामने थे सारे मामलात के वो तैयार पाकिस्तान लेने की ज़ाहिर है तैयारी कर रहा था या कोशिश कर रहा था। लेकिन अब वाज़े तौर पर हमारे वज़ीर दिफा ने कह दिया कि हम वो तैयारे नहीं ले रहे। तो मेरा ख्याल है सदर ट्रंप ने जो आज समझाई है वो इनकी समझ में आ गई है, और ये उसके ऊपर अच्छे बच्चे बनकर अब अमल करना भी शुरू कर दिया है इन्होंने। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि मामला इतना दूर चला गया है कि ख्वाजा आसिफ यहीं पर खामोश नहीं हुए कि वो सिर्फ इतना कह दें कि हम अभी नहीं ले रहे, या हमने इरादा तर्क कर दिया, या हम ले ही नहीं रहे थे, कोई भी झूठ सच जो भी बोलना है, या अभी हम देख रहे हैं, बल्कि वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ मीडिया में है, और ये जो बिज़नेस है चाइना का उनके लिए अच्छी खबर है। दूसरे लफ्ज़ों में वो क्या कहना चाह रहे हैं कि ये चाइना ने न्यूज़ फैलाई है ताकि उनका कारोबार और चमके। ये सुनिए उन्होंने क्या कहा। So what about the J-35A fighter jets? Are they going to be delivered by 2026? I think it's only in the media, it's only in the media, and it's good for sales, Chinese, defense sales, सुन लिया आपने, मतलब ना सिर्फ वो डिपार्चर कर रहे हैं तैयारे खरीदने से, बल्कि चाइना को एक्यूज़ कर रहे हैं इन अ वे इनडायरेक्टली कि ये खबर उन्होंने लगवाई होगी कि क्योंकि ये उनके कारोबार के लिए ये बेहतर है। सोचिए कितनी जल्दी ये तब्दीली आ रही है। अच्छा जी, अगली खबर जाहिद चौधरी साहब ने दी है। जनाह इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम तब्दील करके जनाह इंस्टीट्यूट का अब नाम रखा जाएगा मरियम इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। ये लाहौर के अंदर जनाह इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम चेंज करके अब मरियम इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रख दिया गया है ना मज़े की बात। तो बात तो वैसे दुरुस्त है, जनाह साहब से तो ज़्यादा बड़ी खिदमत है हमारी बाजी मरियम साहबा की, इस वक्त रानी है पूरे पाकिस्तान की, जिस चीज़ का मर्जी नाम वो अपने नाम पर रख लें। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, जनाह अस्पताल के सामने 4 साल कबल बुज़दार दौर में ये जनाह ट्रामा सेंटर की तामीर का आगाज़ हुआ था। ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा हेल्थ मिनिस्टर थी, और मैं बहुत सारी मीटिंग्स के अंदर शामिल होता रहा इससे रिलेटेड, ये जो ट्रामा सेंटर था। और निगरान हुकूमत में इस ट्रामा सेंटर के मंसूबे का नाम बदल के इसे अमराज़े कल्ब का इंस्टीट्यूट कह दिया गया। बिल्डिंग वही थी, सब कुछ वही था जो बुज़दार हुकूमत के अंदर बन रहा था, नाम उसका तब्दील कर दिया गया। और अब निगरान के बाद जो अगले आए उन्होंने कहा नहीं, ये हमें ट्रामा सेंटर से जो अमराज़े कल्ब मतमीन कार्डियोलॉजी सेंटर है ये नहीं चाहिए, हमें मरियम नवाज़ कार्डियोलॉजी सेंटर चाहिए, क्योंकि दिल का मामला है। तो दिल का मामला है तो वहाँ तो मेरी बाजी मरियम आएंगी ना, उन सबसे बड़ा दिल तो है ही उनका। तो खैर अब मरियम नवाज़ साहबा के नाम से ये मंसूब कर दिया गया, लेकिन उसमें हमें कुछ चीज़ समझ आई है कि फिर हिम्मत करके काम आगे बढ़ाना चाहिए। याद कीजिए जो कोर कमांडर हाउस था उसका नाम अचानक जनाह हाउस रख दिया था। उस वक्त तो फ़ायदा हो रहा होगा 9 मई को कि कोर कमांडर हाउस का नाम जनाह, लेकिन अब मुझे जनाह हाउस खतरे में लग रहा है, मतलब कि कोर कमांडर हाउस खतरे में लग रहा है, क्योंकि बाजी मरियम हर चीज़ जिसके ऊपर जनाह का नाम लिखा हुआ है वो अपने नाम करती जा रही है। तो कहीं कोर कमांडर हाउस का भी नाम अब मरियम नवाज़ शरीफ हाउस ना रख दिया जाए। वैसे कर लें ट्राई, कोई इतना हर्ज नहीं है, जितनी दूर आप आ गए हैं थोड़ा और, मेरा मतलब क्या हर्ज है। अब जब आप उसको पंजाबी में कहते हैं बंदा उतार के पी ले तो फिर पीछे रह क्या जाता है। तो मेरे मशवरा है कि अब कर गुजरें, ये भी कोई कसर रह ना जाए हजूर। तो लग रहा है मुझे कि आने वाले दिनों में जो कोर कमांडर हाउस अचानक जनाह हाउस बना था वो शायद अब मरियम हाउस हो जाए, या मरियम शरीफ हाउस हो जाए, या कोई और नाम भी हो सकता है। मीन वो आपकी मर्जी है मरियम साहबा के जो हाउस की बजाय आपने क्या लिखना है उसके सामने, लेकिन नाम मरियम साहबा के नाम के ऊपर कर दिया जाए तो क्या ही बात है, क्योंकि वहाँ भी जनाह, मुझे तो डर ये लगता है कि कहीं करेंसी नोटों पर, क्योंकि बाजी को लगता है उनकी तस्वीरें अच्छी आती हैं,
टिकटॉक भी अच्छी बनाती हैं, साइड पोस्ट भी बहुत अच्छा देती हैं। तो कहीं ये ना हो कि वो कहें कि मेरी तरह साइड पोस्ट की तस्वीर लगाइए, आप करेंसी नोट के ऊपर से जिन्ना साहब की तस्वीर हटाइए और मेरी तस्वीर लगाइए। मेरे ख्याल में किसी भी दिन ये भी हो सकता है, कर गुजरिए, मैं कहता हूँ, ये रह क्या गया। उसके साथ साथ मुझे तो डर ये है कि कहीं मज़ार इकबाल का नाम भी चेंज ना कर देंगे। जो भी मज़ार है, मज़ार कायद, मज़ार इकबाल, उनके नामों में भी कहीं मरियम साहबा अपना नाम ना लिखवा दें किसी तरीके से, क्योंकि वो एक तो पढ़ी लिखी नहीं है, ऊपर से वो लंबा सोचती नहीं है। ये तो चक्कर उनका है नहीं कि उनको ये मसला है कि लोग क्या कहते हैं, उन्होंने तो कर गुजरना है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो आपके सामने रखेंगे कि इमरान खान और बुशरा बीबी के मुकदमात मुलतवी। मौसम गर्मा की छुट्टियों के आगाज़ के साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ इस हफ्ते में अवेलेबल नहीं है। ये दोनों जो नायाब हीरे हैं, इनको लाया गया था ट्रांसफ़र करके, आपको पता है। और जस्टिस डोगर को तो अब एक दिन के बाद, मतलब कल, उनको अब परमानेंट चीफ जस्टिस भी बनाया जा रहा है। तो अब वो परफॉर्म करना शुरू हो गए हैं जिस काम के लिए उन्हें लाया गया था, पहले भी कर रहे थे। अब खुल डुल के तो इमरान खान के केसेस वो नहीं सुनेंगे, उन केसेस को अब तकरीबन गैर मुआयना मुद्दत के लिए उनको पसे पुश डाल दिया गया है और उनको नहीं सुना जाएगा। अच्छा जी, आखिरी खबर जो हमने आपके सामने क्विकली रखनी है वो खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पिछले व्लॉग में भी हमने रखी है, अब मजीद इन्फॉर्मेशन आई है। एक और पीटीआई कारकुन इफ्तिखार जट की मौत। मई के मुकदमात में 1 साल जेल काटने वाले नौजवान इफ्तिखार जट की जेल में गंदे पानी और खुराक से हेपेटाइटिस के बायस मौत हो गई। तनकीद की गई कि अदलिया, फील्ड मार्शल मोहसिन नकवी, मरियम नवाज, काजी फायज ईसा और जस्टिस मंदोखेल इस मौत के जिम्मेदार हैं। ये सोशल मीडिया पर आ रहा है क्योंकि इन्होंने इंसाफ फराहम नहीं किया। पीटीआई कारकुनों की अमवात। लाहौर के कोट लखपत जेल में 9 मई के मुकदमात में 1 साल से जायद कैद रहने वाले 6 पीटीआई कारकुन मुजाहिद शाह, शेख लतीफ़, नदीम चौधरी, आबद मसीह, अब्दुल्ला आलम और इफ्तिखार जट, ये रिहाई के बाद, मतलब इनको बीमारी में रिहाई दी गई और इनको हेपेटाइटिस हो चुका था वहीं जेल में और इनकी वफात हो गई। अब सोशल मीडिया के ऊपर ये तकाजा किया जा रहा है कि अगर तो ये नंबर सेम है जो जेल के सारे कैदियों में, तो फिर तो ये बहुत बड़ी तशवीशनाक बात है कि वहाँ पर इतना गंदा पानी पिलाया जा रहा है कि लोगों को हेपेटाइटिस हो रहा है, नंबर 1। लेकिन अगर जेल के बाकी कैदियों में ये परसेंटेज नहीं है, तो इसका मतलब है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उन्हें टारगेट करके ये सब कुछ किया जा रहा है? ये उससे भी ज़्यादा तशवीश की बात है। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए। जो कुछ ये हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ, शर्मनाक भी है और परेशान कुन भी है। और आप ये भी ज़रा गौर कर लीजिए इसमें कि ये जितने भी लोग थे, बेनज़ीर शाह साहबा जियो टीवी के ऊपर एक दिन पहले बहुत उम्दा तज्जिया दे रही थी कि ये कोई तहरीक इंसाफ के वर्कर मीन के कोई ओहदेदार नहीं थे, लीडर नहीं थे, ये वोटर थे तहरीक इंसाफ के जिन्होंने उन्हें वोट दिया था। मीन आम आवाम थे, ये एहतजाज के लिए निकले थे। आपने उन्हें जाली 9 मई के अंदर फंसाया, जाली केसेस के अंदर फंसाया, किसी का मिलिट्री ट्रायल कर दिया, किसी को जेल में रुसवा कर दिया और अब गौर कीजिए कि वो हेपेटाइटिस से बेचारे वफात पा रहे हैं। तो ये आम आवाम के साथ ये सलूक किया गया सिर्फ अपनी आवाज़ उठाने की वजह से। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि आवाम की आवाज़ से हमें कितनी तकलीफ है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।